तो आइए लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? देखिए, लॉर्ड कर्जन की गिनती भारत के सबसे अलोकप्रिय भारत के वायसराय में की जाती है। भारत के सबसे अलोकप्रिय वायसराय में लॉर्ड कर्जन की गिनती होती है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में हो रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया। भारत के अलोकप्रिय वायसराय के तौर पर होता है। भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है लॉर्ड कर्जन को, उनकी नीतियों के वजह से। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में हो रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल का विभाजन 1905 में किया और बंगाल का विभाजन 1905 में करके बंगाल को दो भागों में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा। लॉर्ड कर्जन ने तो कहा यह कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक स्तर पर करेंगे, लेकिन लॉर्ड कर्जन प्रशासनिक स्तर पर करने को लेकर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन हेतु घोषणा किया। यानी लॉर्ड कर्जन ने यह कहा बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए करेंगे, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर किया और उनका उद्देश्य था भारत के हिंदू को भारत के मुसलमानों से लड़ाना और भारत के मुसलमानों को भारत के हिंदुओं से लड़ाना। अगर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उसके लिए अंग्रेज भी उत्तरदायी है, उसके लिए अंग्रेज भी उत्तरदायी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना उत्तरदायी है या सिर्फ गांधी जी उत्तरदायी है, नहीं। गांधी जी मतलब कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अंग्रेज सब कोई उत्तरदायी है भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण को लेकर। बंगाल विभाजन दो वर्गों में हुआ, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका था, पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल इलाका था। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता निर्धारित की गई। लेकिन जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुए। उस स्वदेशी आंदोलन के वजह से ही आगे चलकर जब 1911 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का आगमन हुआ, तो उन दोनों का जब भारत आगमन हुआ तो उन दोनों का विरोध हुआ भारत में। उन दोनों ने अपने विरोध को देखते हुए ही यह निर्णय लिया कि वो बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा करेगा और उन दोनों के सम्मान में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन उस समय के भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया। जो तृतीय दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग के संरक्षण में हुआ, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के सम्मान में, उस तृतीय दिल्ली दरबार में ही जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया। तो जो बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई है तृतीय दिल्ली दरबार
12 दिसंबर 1911 को, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 12 दिसंबर 1911। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? देखिए बाबू, किंग्सफोर्ड एक ब्रिटिश जज था कि भारतीयों को छोटे से छोटे अपराध के लिए भी बड़ी से बड़ी सजा दिया करता था। इनसे बंगाल के क्रांतिकारी काफी नाखुश और नाराज थे। बंगाल के क्रांतिकारियों ने युगांतर पार्टी के नेतृत्व में युगांतर पार्टी के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने की योजना बनाया और युगांतर पार्टी ने अपने 2 सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को किंग्सफोर्ड की हत्या करने का आदेश दिया। ये दोनों किंग्सफोर्ड के घर का रेकी किया और फिर इन दोनों ने किंग्सफोर्ड के बग्घी जैसा, बग्घी मतलब गाड़ी, किंग्सफोर्ड की बग्घी जैसा एक गाड़ी पर बम फेंका, यह समझकर कि उसमें किंग्सफोर्ड है, लेकिन उसमें किंग्सफोर्ड था ही नहीं। उसमें केनेडी की पत्नी और पुत्री थी। केनेडी एक वकील था, वो था ब्रिटिश, लेकिन वो भारत के स्वतंत्रता के पक्षधर थे। तो जिस गाड़ी पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, उसमें केनेडी की पत्नी और पुत्री थी जो मारी गई। तत्पश्चात दोनों क्रांतिकारी वहां से भागा। प्रफुल्ल चाकी भागकर मोकामा स्टेशन पहुंचा, वहां अंग्रेजों के डर से आत्महत्या कर लिया। खुदीराम बोस भागकर समस्तीपुर पहुंचा, लेकिन खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस हुए। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास 1908 ईस्वी में किया था, लेकिन इसमें वे असफल हो गए। इस कांड को इतिहास में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड के नाम से जाना जाता है। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में 1889 में हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी में 1889 में खुदीराम बोस का जन्म हुआ था। खुदीराम बोस को फांसी पर लगभग 19 वर्ष की अवस्था में चढ़ाया गया था। मतलब आप समझिए, एक क्रांतिकारी 19 वर्ष की अवस्था में सब कुछ समझता था कि अंग्रेज हम लोगों का शोषण कर रहा है, अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है। आप तो 25-25 वर्ष के हो गए हैं, हल्ला नहीं करना चाहिए, ये नहीं समझते। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी या माता मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पारसी समाज से बिलोंग करती थी। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा दादा भाई नेरोजी के निजी सचिव के तौर पर काम की है और मैडम कामा भारत की आजादी के लिए लड़ाई भारत से लेकर के विदेशी सरजमी तक पर लड़ने का काम की।
मैडम कामा काहे बात कर रही बट पीछे में दो तीन लड़की आपस में बता रहे, तुम ही को बोल रहे हैं यार, जो मुंह पे हाथ ले हैं। बात मत कीजिए, गलत बात। देखिए तो आगे में कितना सुंदर लड़की सब है, एको बार बात नहीं करती है, पीछे में बैठ के आप लोग बतियाते हैं। मतलब बात नहीं करती है, वो सुंदर है, हम मुंह गोरा थोड़े बोल रहे हैं। तुम लोग तो सुंदर का मतलब सिर्फ समझता मुंह गोरा होना। जिसका मुंह गोरा है उसको उसका चालो छुछुनरिया जैसा होता है, समझा? ऐसा कुछ नहीं है, आप सब लोग बहुत सुंदर हैं। इसका मुंह गोरा, मुंह बना लिया बेचारी। आप बहुत सुंदर हैं, आप अच्छी हैं, एकदम अच्छी हैं। है बात मत कीजिए, झूठे से डिस्टर्ब होते हैं हम भी। है संद्रो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा का जहां तक सवाल है, जो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा है, विदेशी सरजमी पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का काम की। इसको लेकर इतिहास में इन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है। और इन्होंने जर्मनी के स्टूटगार्ट में 1907 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराने का काम किया। इसके अलावे देखिए, जब राष्ट्रीय आंदोलन की बात होती है तो सिर्फ पुरुष नेताओं की बात होती है, लेकिन ये उचित नहीं है। एक से बढ़कर एक महिला क्रांतिकारी भी हुई जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी। उसमें नाम आता है मैडम भिखाजी कामा के साथ साथ एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, स्नेहलता वाडेकर। ये सब क्रांतिकारी महिला हुआ करती थी। महिलाओं को हमेशा कमतर करके आंका जाता है, लेकिन यूपीएससी सीएससी 2024 में भी एक महिला ही टॉप की है। महिला को कभी कमतर करके नहीं आंका जाना चाहिए, और महिला को हमेशा समाज में दबाने का प्रयास किया गया है। लेकिन अब महिला नहीं दबती है, अब तो महिला दबा करके ड्रम में क्या करती है वो पते। बताइए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजनी। लेखानुदान है, देखिए लेखानुदान है। एक तो पहली बार लेखानुदान की चर्चा है अनुच्छेद 116 में। एक एग्जाम्पल समझिए, यहां पर अधिकतर किसान के बाल बच्चे बैठे हुए हैं। किसान के पास एक मुफ्त 5,000 या 10,000 रुपया नहीं होता है। अगर जिसके पास होता है वो अपने संतान को 1 माह का खर्च एक बार में भेज देता है। लेकिन अगर किसी किसान के पास पैसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में वह किसान कुछ पैसा 1 तारीख को भेजेगा, कुछ पैसा 7 तारीख को, कुछ पैसा 15 तारीख को, कुछ पैसा 25 तारीख को, ऐसे। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है, भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल को और समाप्त होता है 31 मार्च को। और भारत में बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है 1 फरवरी को। 1 फरवरी को बजट इंट्रोड्यूस किया गया और बजट 1 अप्रैल से पहले पारित नहीं हो सका। और देखिए, जब बजट पारित हो जाता है तो बजट के पारित होने के बाद जिस विभाग को जो राशि आवंटित होती है वह राशि वो विभाग निकाल करके अपना खर्चा करता है। लेकिन अगर बजट समय से पारित नहीं हो पाता है, मतलब बजट 1 अप्रैल से पहले पारित नहीं हो पाता है,
बजट के पारित होने में अगर लेट होता है तो उस स्थिति में बजट का ही एक निश्चित हिस्सा तब तक के लिए निकाल लिया जाता है जब तक कि बजट पारित ना हो। यानी बजट के निर्धारित समय पर पारित नहीं होने की स्थिति में बजट से ही एक निश्चित हिस्सा तब तक के लिए निकाल लिया जाता है जब तक कि बजट पारित ना हो। ये जो काम होता है इसी को लेखानुदान कहा जाता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 116 में। अगर समझे हैं तो बताइए उत्तर क्या होगा? सी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखिए, भारत ने संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है और इस प्रणाली में शासन का दो प्रमुख होता है, एक संवैधानिक और एक वास्तविक। जैसे ब्रिटेन में देखिए ना, एगो प्रधानमंत्री है, एगो सम्राट। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख, सम्राट नाम मात्र का प्रमुख। उसी प्रकार से भारत में देखिए ना, केंद्रीय स्तर पर संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। उसी प्रकार से राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री। संविधान में जो काम का विवरण है, संविधान में काम का विवरण राज्यपाल के नाम से है, लेकिन उसको वास्तविक तौर पर करता है मुख्यमंत्री। तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री। तो आंसर हो जाएगा इसका राज्यपाल। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। देखिए, आपको भारत में एक संगठन है कैग, जिसकी चर्चा है अनुच्छेद 148 में। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के जो कैग होते हैं, ये भारत के सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षक होते हैं, भारत के सरकारी संपत्ति के संरक्षक होते हैं। जो कैग होते हैं वो भारत के सरकारी संपत्ति के संरक्षक होते हैं। तो देश में किसी विभाग में घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, उसका उजागर कैग करता है। कैग हर विभाग को लेकर अपना रिपोर्ट देता है और कैग अपना रिपोर्ट अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को देता है। कैग जब अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है, संसद उस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति से करवाता है। तो लोक लेखा समिति कैग के द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए रिपोर्ट, जिसे राष्ट्रपति ने संसद के पटल पर रखा है, उसकी ही जांच लोक लेखा समिति करता है। और लोक लेखा समिति जांच करके अपना फाइनल रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, यानी उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, वही हिंदी अंग्रेजी में स्पीकर। और लोक लेखा समिति भारत के 3 वित्तीय अस्थायी समितियों में से सबसे पुरानी वित्तीय अस्थायी समिति है, जिसके गठन को लेकर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा। और सामान्य तौर पर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता ही होता है।
तो इसमें रिपोर्ट का जो क्रम है, इस क्रम को बाबू याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो देखिए ये क्रम है, कैग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाएगा, संसद उसकी जांच लोक लेखा समिति से करवाएगा और लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपेगा। ये क्रम है बाबू, इस क्रम को आपको निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए। काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। देखिए किसकी राजधानी काहिरा? मिस्र की, मिस्र की राजधानी काहिरा। देखिए यहां मिस्र है और मिस्र की राजधानी काहिरा है, काहिरा। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। देखिए ग्रीनविच पृथ्वी पर एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो काल्पनिक रेखा आपस में मिलाती है उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा या प्रधान माध्याह्न रेखा कहते हैं। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा है और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम लोग ग्रीनविच रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम लोग ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं और इस ग्रीनविच रेखा के आधार पर ही विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण करता है। भारत हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, स्विट्जरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दक्षिण अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, ब्राजील हो, कनाडा हो, मेक्सिको हो, विश्व का कोई भी देश हो, विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण ग्रीनविच रेखा के आधार पर ही करता है। ग्रीनविच रेखा से दाहिना जाते हैं तो इधर पूरब होता है और ग्रीनविच रेखा से बाएं आते हैं तो इधर पश्चिम होता है, इधर पश्चिम होता है। ग्रीनविच रेखा से पूरब जाने पर समय बढ़ता है, ग्रीनविच रेखा से पूरब जाने पर समय बढ़ता है और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम जाने पर समय घटता है। ग्रीनविच रेखा से पूरब जाने पर समय इसलिए बढ़ता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ग्रीनविच रेखा से पूरब जाने पर समय इसलिए बढ़ता है क्योंकि पश्चिम से पूरब जाने पर समय, ग्रीनविच रेखा से पूरब जाने पर समय इसलिए बढ़ता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और प्रति देशांतर समय 4 मिनट बढ़ता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। अगर आप 1 डिग्री देशांतर आगे बढ़िएगा 4 मिनट समय आगे हो जाएगा। मतलब अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है तो उसी समय अगर 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर होइएगा तो 12:04। 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर होइएगा तो 12:08। 3 डिग्री पर होइएगा तो 12:12। 4 डिग्री पर होइएगा तो 12:16। 5 डिग्री पर होइएगा 12:20। तो आपको काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है काहिरा का समय। ये ग्रीनविच है, ये काहिरा है
दोनों के बीच समय का अंतर है 2 घंटे का, दोनों के बीच समय का अंतर है 2 घंटे का। तो डिग्री में अंतर कितने का होगा? तो देखिए 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, 8 मिनट बराबर 2 डिग्री, 12 मिनट बराबर 3 डिग्री, 16 मिनट बराबर 4 डिग्री, 20 मिनट बराबर 5 डिग्री, 24 मिनट बराबर 6 डिग्री, 28 मिनट बराबर 60 डिग्री, 32 मिनट बराबर 8 डिग्री, 36 मिनट बराबर 9 डिग्री, 40 मिनट बराबर 10 डिग्री, उसी प्रकार से 44 मिनट बराबर 11 डिग्री, 48 मिनट बराबर 12 डिग्री, 52 मिनट बराबर 13 डिग्री, 56 मिनट बराबर 14 डिग्री, 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 1 घंटा जब समय में अंतर होता है तो कितने डिग्री में अंतर होता है? 15 डिग्री। तो 1 घंटा समय में अंतर होता है तो डिग्री में अंतर 15। तो 2 घंटा में कितना? 15 दूना 30। यानी अगर समय में अंतर 2 घंटे का है तो डिग्री में अंतर कितना? 30 डिग्री। और समय आगे है, काहिरा पूरब में है तो समय आगे है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी इसका उत्तर अगर देखा जाए तो इसका उत्तर होगा 30 डिग्री पूर्वी। समझ में आया? नहीं आया? तकला मकान मरुस्थल स्थित है। तकला मकान मरुस्थल है, यह चीन में है, चीन में है। मरुस्थल भी 3 प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल और शीत कटिबंधीय मरुस्थल। विश्व में कई सारे मरुस्थल है, जिसमें सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महादेश में है। फिर गोबी है, मंगोलिया में है। थार है, थार है भारत में है। फिर आपको बोत्सवाना है, कहां? तंजानिया। फिर और भी कई सारे मरुस्थल हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ी नदी है अमेजन। अमेजन जो कि बहाव के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि अफ्रीका महादेश की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी कहां की नदी है? उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा भारत का राष्ट्रीय नदी भी है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, इसमें यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्पस। आल्पस जिसका विस्तार अगर आप देखेंगे तो इसका विस्तार जो है स्विट्जरलैंड, फ्रांस जैसे देशों में यूरोप महादेश में देखने को मिलता है। हिमालय पर्वत एशिया महादेश का पर्वत श्रृंखला है। एंडीज दक्षिणी अमेरिका और रॉकी उत्तरी अमेरिका। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला हिमालय, सबसे लंबी एंडीज, सबसे लंबी सबसे ऊंचा हिमालय। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता क्या होता है जानते हैं? वायु में जो नमी होती है उसी को ना आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता मापी यंत्र है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। फिर इसके बाद हाइड्रोमीटर की अगर हम बात करें, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ जैसे जल भी हो गया,
तरल पदार्थ के घनत्व को जो यंत्र मापता है, तरल पदार्थ के घनत्व को जो यंत्र मापता है वही है हाइड्रोमीटर। तरल पदार्थ के घनत्व को जो यंत्र मापता है, जो उपकरण मापता है वही है हाइड्रोमीटर। और पायरोमीटर की अगर हम बात करें तो इस उपकरण से उच्च ताप को मापा जाता है। पायरोमीटर नामक उपकरण से उच्च ताप को मापा जाता है। और लेक्टोमीटर की अगर हम बात करें तो दूध की शुद्धता या दूध के घनत्व को मापने का काम करता है लेक्टोमीटर। दूध की शुद्धता या दूध के घनत्व को मापने का काम करता है लेक्टोमीटर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देखिए, सर सीवी रमन प्रथम भारत के भौतिकी वैज्ञानिक हुए जिन्हें नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में मिला है, और उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला है। 1930 में। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई की अगर हम बात करें तो यह उत्तर की ओर संकेत करती है, उत्तर। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? सुरक्षा फ्यूज लगाने वाला तार जो होता है वह टीन और शीशे का बना हुआ एक मिश्र धातु होता है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा के बूंद के गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव, अंग्रेजी में सरफेस टेंशन। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है जिप्सम। इसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेबोजियर को कहा जाता है, लेबोजियर। ब्रोमीन होती है एक प्रकार का लाल द्रव। पानी का पीएच मान है 7। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है सल्फोनेट। गलती कर दिए, क्या होगा? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ज्यादा होशियार मत बनिए, जो मरवाए हैं याद रखिए। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता? कार्बोहाइड्रेट का। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अग्रो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? D2 को कहते हैं, और D3 को कोलीकैल्सीफेरॉल। D2। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है माइकोप्लाज्मा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते? मनुष्य को दांत क्या होता? 32 गो ना जी, 32 गो, जिसमें 20 गो दांत जो है 2 बार आता है और 12 गो दांत सिर्फ 1 बार।